हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह फिजिक्स के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओम मीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मात्रक है, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर को ओम ओम इस तरह से लिखा जाता है और मीटर इस तरह से दर्शाया जाता है, ओम मीटर। ठीक है, और ये किसका मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? दिए गए तार का प्रतिरोध पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, R = VI। ये दिए गए तार का प्रतिरोध है। R प्रतिरोध को दर्शाता है, V वोल्ट को, और I से विद्युत धारा को दर्शाया जाता है, यानी कि ये इसका सिंबल है। I से विद्युत धारा, V से वोल्ट और R से प्रतिरोध को। ये तार के प्रतिरोध का प्रतिरोध है। ठीक है, R = VI। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। VI, I/R², एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा I/R²। ये विद्युत सर्किट का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। बाकी ये दोनों विद्युत सर्किट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक वे सामग्री है जिसमें निम्न गुण होते हैं। अर्धचालक में कौन सा गुण होता है? विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अधिक होती है, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है, विद्युत चालकता शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। अर्धचालक धातु और अधातु के बीच की कड़ी होते हैं। धातु के कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं और कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं। ऐसों को अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है, और इनकी जो विद्युत चालकता होती है वो धातुओं से कम होती है और अधातुओं से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ अर्धचालक के नाम देख लीजिए, जैसे CD, GA, SI, GE। ये अर्धचालक हैं। कैडमियम, सिलिकॉन, ये सब अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं और ये बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। अर्धचालक का यूज कहाँ किया जाता है? तो बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक वे सामग्री है जिसमें निम्न गुण होते हैं। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि अर्धचालक में कौन सा गुण होता है? तो अर्धचालक में विद्युत चालकता से कम होती है इनकी, धातुओं की चालकता से कम होती है इनकी चालकता। ठीक है, अर्धचालक धातु और अधातु के बीच में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है? संवेग, चुंबकत्व, आवेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन में आपको कहीं भी ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। लेंज का नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया में ऊर्जा ना तो बनाई जाती है और ना ही नष्ट होती है। ये नियम क्या बताता है कि ऊर्जा ना ही बनाई जाती है और ना ही नष्ट होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऊर्जा दे देगा, ऊर्जा होती है, 4 ऑप्शन देगा, नष्ट होती है, बनाई जाती है, ना ही नष्ट होती है, ना ही बनाई जाती है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती है। जैसे गतिज ऊर्जा, जैसे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन ऊर्जा जो होता है यह ना बनाई जाती है ना नष्ट होती है। ये केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है।
एक अर्धचालक प्रतिरोध है, उसे जब गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, घटता है। ठीक है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में बैटरी में यूज किए जाते हैं और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक से अधिक होती है और कुचालक से कम होती है। ठीक है। इनको जब गर्म किया जाता है तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रेरण, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरण। एक चालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क में लाए, मतलब दोनों को संपर्क में नहीं लाना है, और चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। यहाँ पे बिजली का कुचालक पूछा है। नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे नमकीन पानी ना देकर आपका सादा पानी दिया होता, फ्रेश वाटर दिया होता, तो वो सही हो जाता। लेकिन जब पानी में किसी भी चीज़ की मात्रा मिलाई जाती है, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, तो वो बिजली का सुचालक हो जाता है, कुचालक नहीं रहता है। लेकिन अगर प्योर वाटर है तो वो बिजली का कुचालक होता है। ठीक है। प्योर वाटर बिजली का कुचालक होता है, लेकिन अगर पानी में कुछ भी मिला दिया जाए तो वो सुचालक हो जाता है। और यहाँ पे पूछा कौन सा बिजली का कुचालक है, तो नींबू का रस भी सुचालक है, नमकीन पानी भी सुचालक है, और संतरे का रस भी सुचालक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नींबू का रस, नमकीन पानी और संतरे का जूस तीनों ही प्रकृति में आयनिक होते हैं, और जो वस्तुएं आयनी होती हैं, जिसपे आयन पाया जाता है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबल विद्युत अपघटक की चालकता तनुकरण पर घटती है, तनकुरण पर नहीं परिवर्तित होती, तनकुरण पर थोड़ी बढ़ती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है। एक प्रबल विद्युत अपघटक की चालकता तनुकरण पर परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है। क्या होती है, तनुकरण पर परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा, अल्फा, एक्स, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक चुंबकीय तरंग पूछा है, तीनों ही तरंगे हैं, लेकिन जो इसमें से अल्फा कण है ये भौतिक चुंबकीय तरंग नहीं है। इसको इस तरह से लिखा जाता है और इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अल्फा किरण पे कैसा मतलब चार्ज होता है, तो अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरण पे माइनस चार्ज होता है। अल्फा पे पॉजिटिव और बीटा पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म औरक्त, दृश्य परावैगनी, एक्स एवं गामा किरणें आती हैं। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकियों के अंतर्गत नहीं आता है। अगर बात करें विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत अगर अल्फा किरणें नहीं आती हैं तो कौन कौन सी आती हैं, तो रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक्त तरंगे, एक्स तरंगे और गामा किरणें, ये जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं द्वारा और रक्त अवक्रियाओं द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में जब नाभिकीय संलयन होता है तब ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए और दो दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य जो होता है ये नाभिकीय संलयन से ऊर्जा स्थापित करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। वही परमाणु बम जो होता है इसके अपोजिट कार्य करता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, नियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेते हैं जिससे क्या होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किया जाने वाला तत्व है रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। यूरेनियम को नाभिकीय रिएक्टर के रूप में यूज किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का या फिर भारी जल का यूज किया जाता है मंदक के रूप में। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, यूरेनियम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि D2 का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में D2 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, इंजन के रूप में, न्यूट्रॉन के स्रोतों के रूप में, मंदक के रूप में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, D2 का उपयोग, जिसे भारी जल कहते हैं, इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। D2 जो होता है ये ऑक्सीजन 2 परमाणु ड्यूटेरियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ये हाइड्रोजन यानी कि H2O जल का ही एक आइसोटोप है D2O। ठीक है, ये जल का आइसोटोप है और इसे भारी जल के नाम से जाना जाता है। ये नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं और गामा किरणें उदासीन होती हैं। अल्फा कैसा होता है, अल्फा पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, बीटा पे निगेटिव चार्ज और गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, एक्सरे का एक गुण है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में, केवल विद्युत क्षेत्रों में, केवल चुंबकीय क्षेत्रों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सरे जो होता है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्हें विद्युत या विद्युत चुंबकीय द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनमें कोई आवेशित कण उपस्थित नहीं होता है। एक्सरे जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी आवेशित कण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। एक्सरे की खोज, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है लोहा से, एल्युमिनियम से, तांबा से या यूरेनियम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरेनियम से। विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहें तो वो यूरेनियम से उत्पादित की जाती है। साथ ही साथ विद्युत शक्ति जल से, कोयला से, यूरेनियम से और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से एवं अन्य विधियों से भी पैदा किया जाता है। विद्युत शक्ति जो है जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इसको उत्पादित करने के अनेक तरीके हैं। ऑप्शन में से आपको केवल यूरेनियम मिल रहा है। लोहा से विद्युत ऊर्जा नहीं उत्पादित किया जाता, तांबा से भी नहीं, एल्युमिनियम से भी नहीं, यूरेनियम से किया जाता है। यूरेनियम के साथ साथ आप जल से, जिसे आप हाइड्रोलिटिक एनर्जी कहते हैं, बड़े बड़े बांध बनाकर नीचे चक्र लगाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। कोयले से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से भी किया जाता है। पवन शक्ति, जो आप पवन चक्की देखते होंगे, पवन शक्ति से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और यूरेनियम से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10 जूल के समतुल्य विरामा द्रव्यमान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान किसी विखंडीय द्रव्यमान का क्रांतिक द्रव्यमान होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। ये देखिए कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से संबंधित है और हमारे साइंस में ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि 2G, जो आप 2G 3G 5G यूज करते हैं, उसमें G का संबंध किससे है। G क्या डोनेट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेशन।
2G जो है वो जनरेशन को दर्शाता है, यानी कि 2G में दूसरी पीढ़ी के बारे में बताया गया है कि ये दूसरी पीढ़ी का बेहतर संचार प्रौद्योगिकी है। और 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G क्या दर्शाता है, जनरेशन को दर्शाता है। वहीं पे अभी हम लोग किस जनरेशन का यूज कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल में हम लोग कौन सा जनरेशन यूज कर रहे हैं, तो 5G यूज कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे चाइना की बात करें तो वो 6G पर पहुँच गया है, चाइना 6G पर पहुँच गया और हम लोग अभी 5th जनरेशन के संचार प्रणाली को यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है। ये कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है, बीपीएससी टीचर में 11 12 में ये क्वेश्चन आ चुका है और प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी का भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहेंगे प्रौद्योगिकी का अलग से क्वेश्चन पढ़ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसमें आपको सूचना और प्रौद्योगिकी से अलग से टॉपिक करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको सूचना और प्रौद्योगिकी का एक टॉपिक अलग से चाहिए, ठीक है। तो प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो किस पे निर्धारित होती है, डॉट्स पर इंच पे, बिंदु प्रति इंच पे निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे DPI के नाम से लिखा जाता है। अगर आपको DPI का फुल फॉर्म पूछ ले तो डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि DPI का फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच DPI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्रिल, जावा। इसमें से आपको ऑप्शन से बताना है कि कंप्यूटर की भाषाएं कौन सी हैं। तो कोबरा, पाइथन, स्क्रिल और जावा चारों ही कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चारों ही कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ठीक है। कोबरा, पाइथन, स्क्रिल तथा जावा कंप्यूटर की भाषाएं हैं। पाइथन जो होता है ये सामान्य कार्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है, ये सामान्य कार्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। बात करें स्क्रिल की तो यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा वीडियो गेम्स, मेमोरी बैंडविड्थ के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा वीडियो गेम्स के लिए यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर की जो स्क्रिल भाषा है ये वीडियो गेम के लिए और मेमोरी बैंडविड्थ के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो जीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर ये जीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ये 66 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कृत्रिम बुद्धि चैटबॉट है ये एक प्रकार का, और इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्म। जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये एक कृत्रिम चैटबॉट है और ये एक कंपनी है ओपन एआई, इसके द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फॉर्ट्रन। तो जो फास्ट भाषा है ये कंप्यूटर में फास्ट जैसी कोई भाषा नहीं होती है। बेसिक, सी लैंग्वेज और फॉर्ट्रन लैंग्वेज ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, फास्ट कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग तीनों ही तकनीक 5G द्वारा संचालित की जाएंगी, सक्षम की जाएंगी, ठीक है। 5G 5वीं पीढ़ी की तकनीक है जिसमें जी का अर्थ होता है जनरेशन से लिया गया है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे IoT कहते हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइडिंग, कंप्यूटर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी युक्तियां तथा उपकरणों का उपयोग सुलभ बनाया जाएगा। IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना उचित जो सुझाव है वो हमें बताइए। अगर आप प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।